वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 18। तो हमने देखो लास्ट पार्ट में एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करना शुरू किया था, दैट इज कॉल्ड एज BRSR, दैट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इसके 3 मेजर सेक्शन थे जो हमने डिस्कस किए। अब जो थर्ड सेक्शन था ना, वो 9 प्रिंसिपल्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। वो 9 प्रिंसिपल्स क्या है, ऑल्दो दे आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ऑनेस्टली वो 9 के 9 प्रिंसिपल जो है ना आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है SDGs, उनके अराउंड ही बिल्ड किए हैं। ये हमने हमारे कंट्री को देखते हुए अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे 9 प्रिंसिपल्स को बनाया है। हम चाहते हैं हर बिजनेस ने रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करने के लिए ये 9 प्रिंसिपल्स को हमेशा कंसिडर करना चाहिए। सो बेसिकली एक तरीके से गाइडलाइंस दे दिया कि भाई जब आप कोई बिजनेस करते हैं, एक गाइडलाइन है, ये 9 प्रिंसिपल्स को हमेशा दिमाग में रखना। आप अपना बिजनेस कीजिए, प्रोडक्ट को बनाइए, बेचिए, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कीजिए, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज 9 principles. Rather, all your business strategies, all your business policies should always keep in mind these 9 principles. वो 9 principles क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला प्रिंसिपल बहुत हैवी है, बहुत अच्छा है। हर बिजनेस को इंटीग्रिटी के साथ में काम करना चाहिए, एथिकल बिहेवियर हमेशा मेंटेन करना चाहिए, एंड एक अकाउंटेबिलिटी, दैट सर जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस वो हमने अंडरटेक करना चाहिए। दैट इज आवर प्रिंसिपल नंबर 1। अप टू सम एक्सटेंट ये गवर्नेंस के ऊपर है। अच्छा, गलती से MCQ में एक ट्रिक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब वर्स्ट है, इससे बुरा नहीं हो सकता क्वेश्चन। वो बोलेगा जो ESG के 9 प्रिंसिपल है, अब इसमें से ये 9 प्रिंसिपल में से एनवायरनमेंट के ऊपर कितने प्रिंसिपल है, सोशल के ऊपर कितने प्रिंसिपल्स है, एंड गवर्नेंस पे कितने हैं। कोई बड़ा बात नहीं है, एक मेमोरी टेक्निक देता हूं आपको जिंदगी के अंदर में, इट्स 2 3 4। अब आप जब नॉर्मली बात करते हो तो ESG पहला आता है, E फिर आता है S फिर आता है G, एंड द सीक्वेंस इज ऑल्सो 2 3 4। टोटल मिला के 9 प्रिंसिपल्स है। आइए जरा यहाँ पे पेज नंबर 18.14, क्या जमाना आ गया है, कैसे पढ़ाना पड़ रहा है। द 9 प्रिंसिपल्स इन BRSR आर कैटेगराइज इनटू ESG कंपोनेंट्स, जहां पे देखो वर्ड मिलेगा आपको एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। आउट ऑफ 9 2 प्रिंसिपल है एनवायरमेंट के, 3 है सोशल के ऊपर है, एंड 4 है गवर्नेंस के ऊपर। थैंकफुली कोइंसिडेंटली 2 3 4 सीक्वेंस के अंदर ESG पे मैच होता है। ऐसे आपके 9 प्रिंसिपल्स है, इसमें से 2 एनवायरमेंट प्रिंसिपल के ऊपर है, 3 सोशल के ऊपर है, एंड जो बचे हुए 4 है वो गवर्नेंस के ऊपर है। एक एक करके प्रिंसिपल को डिस्कस करना शुरू करते हैं। मतलब दिस इज द वर्स्ट, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए ये, बट कोई भरोसा नहीं है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट इन लाइफ। क्या पता 1 मार्क का क्वेश्चन गलती से इस वजह से आपको 1 मार्क दिला दे एक्स्ट्रा, और 1 मार्क का वैल्यू आपसे बेटर कौन जानता है। तो टेक्निकली ये बोलता है सारे प्रिंसिपल्स इंटरलिंक्ड है, ध्यान रखना। 9 अलग अलग बनाए, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि यार एनवायरमेंट का एम्प्लॉय से कोई रिलेशनशिप नहीं है, दे कैन बी इंटरलिंक्ड ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडिविजुअल प्रिंसिपल के ऊपर डिस्कशन। मेरे हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन इन 9 प्रिंसिपल्स के ऊपर डेफिनेटली आ सकता है, जहां पर आपको सारे प्रिंसिपल्स लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे, एंड उनके बारे में एक एक लाइन या एक एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। दिस कैन बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। रादर पहले 3 अटेम्प्ट के अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूं इन 9 प्रिंसिपल्स के अराउंड, या वो जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के जो 6 प्रिंसिपल्स थे उस पे क्वेश्चन, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG के जो 17 पॉइंट्स थे इनके अराउंड कोई ना कोई क्वेश्चंस डेफिनेटली फॉर्म होने चाहिए इन फर्स्ट 2 to 3 अटेम्प्ट्स। पहली बार सिलेबस में आया है क्वेश्चन, तो इस चैप्टर से कंफर्म आएगा। वेटेज कंफर्म है एक 4 मार्क का, आइडियली एक क्वेश्चन तो आना ही है 4 मार्क के लिए। सो इट कैन बी वन ऑफ दीज क्वेश्चंस। प्रिपरेशन करते वक्त मैं आपको लिस्ट भी बना के दूंगा, इन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी रखना, पहले पढ़ना। आज समझने का ट्राई करते हैं एक एक प्रिंसिपल। नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 1 टॉक्स अबाउट एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बेसिकली बिजनेस करते वक्त इंटीग्रिटी मेंटेन करें, एथिकल तरीके से काम करें, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका ट्रांसपेरेंसी, मतलब लोगों से ना छुपाए आपका कोर बिजनेस क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आपके स्टेक होल्डर से हाइड ना करें, एंड जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें, अकाउंटेबिलिटी ले। दैट इज माई प्रिंसिपल नंबर 1। देखो, the essence of the first principle is
एंटिटीज का गवर्निंग स्ट्रक्चर ने ऐसे पॉलिसीज बनाने चाहिए, ऐसे प्रोसीजर्स बनाने चाहिए उनके ऑफिसेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, कि कभी भी एथिक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एक ही वर्ड है, आप जो भी काम करें, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिक्स एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट, जो जो इंफॉर्मेशन आपको लगता है आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल होने, मतलब बेसिकली एक एक सेंटेंस लिखा है, एथिक्स पे एक पॉइंट लिखा है, ट्रांसपेरेंसी पे एक पॉइंट लिखा है। एंड देखिए, अगर आपने ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स नहीं किए तो सर इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। देखिए, इन केस ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स यू नीड टू बी मोर केयरफुल कि आप उन नेगेटिव इंपैक्ट्स को और डिटेल में डिस्क्लोज करते हैं, ताकि आपके स्टेक होल्डर्स को पता चले बिजनेस में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। आगे देखिए, एंटिटीज इन द वैल्यू चेन शुड बी एनकरेज टू अडॉप्ट दीज प्रिंसिपल्स बाय गवर्नेंस स्ट्रक्चर। मतलब आपके वैल्यू चेन में जो लोग आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, वेंडर्स आते हैं, उनको भी एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करने के बारे में आपने ज्ञान देना चाहिए। एंड द लास्ट वन, आपने प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि मे बी आपके बिजनेस के बियॉन्ड आपके जो सप्लायर्स हैं, आपके जो वेंडर्स हैं, वो थोड़ा अनएथिकल बिजनेस करते होंगे, तो आपने प्रोएक्टिवली ये बताना चाहिए कि हम अभी भी उन सप्लायर से डील करते हैं जिनका मे बी, सिंपल चीज सोचो ना, मैं बिजनेस के लिए कोई ऐसा मटेरियल प्रोक्योर करता हूं, वो मटेरियल माइनिंग से आता होगा। अब माइनिंग वो अनरेगुलेटेड रहेगा अप टू सम एक्सटेंट इन सर्टेन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स से फॉर एग्जांपल अफ्रीका, आई माइट बी डीलिंग विद द डायमंड इंडस्ट्री। तो जो अभी भी ऐसे इलीगल मैकेनिज्म्स है जिसके थ्रू डायमंड्स प्रोक्योर किए जाते होंगे, कंपनीज क्या बोलती है, हम डायमंड जो प्रोक्योर करते हैं वो सस्टेनेबल मैकेनिज्म से आए। मतलब बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी टिफनी एंड कंपनी, टिफनी इज फेमस फॉर डायमंड्स, वो क्या बोलता है, हमारे डायमंड सारे के सारे सस्टेनेबल सोर्सेज से आए, हमने इंश्योर किया है कोई भी इलीगल माइनिंग एक्टिविटी से हमने डायमंड प्रोक्योर नहीं किया है, ये हमारा इंश्योर करने का तरीका है। तो हमारे सप्लायर्स और जो हमारे वेंडर्स हैं उन्होंने भी कुछ गलत काम नहीं किया है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है, और अगर गलत किया है तो मैंने बोलना चाहिए कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है। मतलब बॉटम लाइन, इट इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल फॉर यू, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर पीपल यू आर डीलिंग विद। फाइनल प्रोडक्ट तो मैंने बना के दिया है ना, इसका रॉ मटेरियल जहां से भी आया होगा, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा ही है। इस तरीके से प्रिंसिपल नंबर 1 बनाया है, दैट सर एथिक्स इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, एंड अकाउंटेबिलिटी। आपने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करके फिनिश गुड्स बना के कस्टमर को दिया है, तो आप रॉ मटेरियल के सोर्स से लेके फिनिश गुड्स कस्टमर तक प्रोवाइड करने तक के हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने ये प्रिंसिपल नंबर 1 में कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ऑब्वियसली कोई भी काम नहीं होना चाहिए विच इज अनएथिकल। I should provide all important information to my stakeholders, transparency, and I should accept accountability for all the people जो मेरे वैल्यू चेन में है। वैल्यू चेन में वो सब लोग होते हैं जो आपको प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने से लेकर के फिनिश गुड्स बना के कस्टमर तक ले जाने में हेल्प करते हैं। ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ माय वैल्यू चेन। अगर आपको याद है थोड़ा सा वैल्यू चेन एनालिसिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, सब कुछ कवर किया जाता है। आफ्टर सेल सर्विसेज, मार्केटिंग, वो सब कुछ वैल्यू चेन एनालिसिस का पार्ट था। उसमें जितने भी लोग आते हैं सबके लिए आप अकाउंटेबल रहेंगे। इस प्रिंसिपल नंबर 1 क्लियर टू यू। हर प्रिंसिपल को थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, सोचना है कि मेरे को क्या लिखना है। आइडियली मेरे हिसाब से 1 and 2, ए और बी, 2 पॉइंट लिख दिए काफी हो जाएगा। हेडिंग लिखने का ए और बी लिख देने का सफिशिएंट है। रीड कर लो, मेरे साथ साथ ही आइडेंटिफाई कर लो वो 2-2 पॉइंट, अगली बार उतना ही पढ़ना, लिमिटेड टाइम ही इन्वेस्ट करना ताकि काम खत्म होगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। हेडिंग ए एंड बी सफिशिएंट है। ठीक है। नंबर बी, प्रिंसिपल नंबर 2 क्या बोलता है, सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज। मतलब हम क्या चाहते हैं, आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, कस्टमर को प्रोडक्ट सेफ मिलना चाहिए, एंड सर जो प्रोडक्ट बना के दिया है ना वो सस्टेनेबल होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कार बना के दे रहा हूं तो कार के लिए जो मैंने रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज किए उसमें कितना सस्टेनेबिलिटी यूज करने का ट्राई किया है। ऐसा तो नहीं है वो रॉ मटेरियल वगैरह प्रोक्योर करने के लिए मैं एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा हूं। तो हाउ सस्टेनेबल माई मैकेनिज्म्स आर टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल, एंड जो प्रोडक्ट मैंने प्रोवाइड किया है इज इट सेफ फॉर माई कस्टमर्स। दोनों चीजों को आपने कंसिडर करना है। देखिए, व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिजाइंड बाय द एंटिटी, जो आपके प्रोडक्ट को बनाने के मेथड्स है, जो टेक्नोलॉजी है, वो ऐसा बनाना चाहिए कि इससे रिसोर्सेज का यूसेज कम से कम होगा, ताकि वो क्या बन जाएगा, मतलब कम से कम रिसोर्सेज का यूज करते हुए अच्छा प्रोडक्ट आपने बनाया है। सर एंटिटी इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि उसने एडुकेट करना चाहिए, कस्टमर्स को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए अबाउट देयर
राइट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट बेच दिया, प्रोडक्ट को बेचने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो आप किसके पास जाओगे आइडियली। अब एक एग्जांपल समझिए ना, आप कार मैन्युफैक्चरर ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। आपको एक ईवी बेच दिया, बेचने के बाद अगर आपको बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप किसके पास जाएंगे। तो आई एम श्योर ये जो मैन्युफैक्चरर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो कस्टमर को बोलेगा इफ यू हैव एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स यू आर सपोज टू गो टू दिस पर्सन स्पेसिफिकली। आपको हमारे इन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के पास जाना पड़ेगा जो आपको आगे कोऑर्डिनेट करके असिस्ट करेंगे। ये होता है एक कंज्यूमर को सेफ एंड साउंड प्रोडक्ट देना। प्रोडक्ट भी अच्छा देना चाहिए, सर्विस बढ़िया देना चाहिए, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी सस्टेनेबल तरीके से करना चाहिए। तो नंबर ए एंड बी काफी है, पर पॉइंट नंबर सी पढ़ लीजिए रेफरेंस के लिए। एंटिटी ने इंश्योर करना चाहिए बिल्कुल एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का, एंड जितना हो सकता है वो रिड्यूस करते हैं या रीयूज या रिसाइकल करने का ट्राई करते हैं रिसोर्सेज का। आप जितना ज्यादा रिसाइकल्ड रिसोर्सेज यूज करेंगे या फिर नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कम से कम करेंगे उतना अच्छा होगा। ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात कर रहा है। तो सर सेफ प्रोडक्ट भी दीजिए, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स भी बना करके दीजिए। ये हमारा प्रिंसिपल नंबर 2। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या था, एथिकल तरीके से काम करना, आपका एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना एंड अकाउंटेबिलिटी लेना। दूसरे में बोलता है अच्छा सेफ प्रोडक्ट बना के दीजिए, एट द सेम टाइम सस्टेनेबल गोल्स को भी अचीव करने का ट्राई कीजिए। प्रिंसिपल 1 एंड 2। नंबर 3 पे आइए। ये बहुत आसान है। ऐसा अज्यूम कीजिए आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे, आप जो जो उस कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं नंबर 3 में आएगा। प्रमोट वेल बीइंग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज इन वैल्यू चेन। मतलब खुद के एम्प्लॉइज तो ठीक है, बाद में आपके सप्लायर्स वेंडर्स से कनेक्ट करने वाले एजेंट्स वगैरह जो हो गए वो सब लोग भी वैल्यू चेन का पार्ट बनते हैं, उन सबका वेल बीइंग। इसमें कुछ बढ़िया पॉइंट है जो आपके लाइफ चेंजिंग पॉइंट रहेंगे, आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर डी, आई एम श्योर आपको जिंदगी में तकलीफ जरूर होगी। एंटिटी शुड हैव अ सिस्टम जहां पे वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। पॉइंट नंबर ई, आप चाहेंगे हमेशा टाइमली बेसिस पे पेमेंट होना चाहिए वेजेस एंड कॉम्पनसेशन का, बराबर है कि नहीं है। फिर सर पॉइंट नंबर जी, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, वर्क प्लेस है, शुड बी सेफ, हाइजीनिक एंड कंफर्टेबल फॉर यू। ठीक है। फिर ऊपर पॉइंट नंबर सी, इंश्योर करना चाहिए ऑल काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, एनी अदर फॉर्म ऑफ इनवॉलंटरी लेबर, ये सब सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए। फिर ऑब्वियसली आपका करियर डेवलपमेंट, आपका एम्पावरमेंट, सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये सब वेल बीइंग के अंदर कवर किया जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 3 सबसे आसान प्रिंसिपल है, आप अपने एक्सपेक्टेशंस को यहां लिख सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी 2-3 पॉइंट, आपको 2 पॉइंट लिखने का है मस्त, इधर तो 3-4 पॉइंट लिखने का स्कोप है, पढ़ के उड़ाओ। विल गो टू नेक्स्ट प्रिंसिपल। लॉन्ग ड्यूरेशन में लिखा है क्या? हाँ, वो एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, अगर ज्यादा कम करने का मन हो जाए तुम्हारा तो एटलीस्ट कंफर्टेबल तो होना चाहिए, खाना वाना मिलना चाहिए ना तुमको। चलो प्रिंसिपल नंबर 4, रेस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रेस्पॉन्सिवनेस। बेसिकली स्टेक होल्डर्स मतलब ऑल द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद माय बिजनेस, उन सबके इंटरेस्ट को मैंने ध्यान में रखते हुए हमेशा उन्हें रेस्पेक्ट करते हुए बिजनेस करना चाहिए। इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट हो गया। बिजनेस के कुछ ऐसे डिसीजंस जो सर मेरे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, लाइक इसके अंदर थोड़ा इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाना भी कवर होता है। जैसे हम वेदांता का बात करते थे, बायबैक करने का ट्राई करना, अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन को बुरा दिखाने का ट्राई करना, शोइंग मे बी नॉट द राइट पिक्चर ऑफ योर नंबर्स, ये सब कुछ पॉइंट नंबर 4 में कवर होता है। देखिए, द एंटिटीज हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर्स कि उन्होंने जो भी ऑपरेशंस किए हैं, जो भी बिजनेस के डिसीजन लिए हैं, उसका इंपैक्ट लोगों पे क्या आया है, नेचर पे क्या आया है। मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने सिस्टमैटिकली डिटरमाइन करना चाहिए उनके ऑपरेशंस को लेकर के कौन कौन इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, कैसे इन इंटरेस्टेड पार्टी से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ताकि सर उन्हें अवेयरनेस रहे कि भाई ये स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंफॉर्मेशन उन्हें पता होनी चाहिए। देखिए,
The entities should fairly share benefits to the stakeholders or give an opportunity for them to take the benefit in a equitable manner. ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी डिसीजन सिर्फ बिजनेस के फायदे के लिए है, आपके स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट पास ऑन नहीं किया जा रहा है, ये गलत रहेगा. रिमेंबर, यू डोंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, यू एग्जिस्ट इन एन एनवायरमेंट, एंड इस एनवायरमेंट में स्टेक होल्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस विल इंक्लूड ऑल योर वेंडर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल जो एक बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं. तो उनके रिगार्डिंग आपको थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा. उन्हें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए बढ़िया से कम्युनिकेशन करना चाहिए, मौका देना चाहिए, प्रॉपर बेनिफिट्स उनको एक्सेस मिले. नंबर 5, a very general one but a very important one, respect and promote human rights. तो पहले आपको समझना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जनरली कैसे होता है, आपके बिजनेस में कहां कहां हो सकता है, लॉस क्या बोलते हैं, वो समझते हुए अपने बिजनेस के पॉलिसीज बनाने चाहिए. सो एंटिटी शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग of human rights and various ways by which human rights can be violated. मेरे को पहले वो पता होना चाहिए. फिर सर मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां पर ह्यूमन राइट एलिमेंट्स को डे टू डे बिजनेस प्रैक्टिस में ही इंटीग्रेट कर दो. मैं आपको बोला ये 9 के 9 प्रिंसिपल अलग से कुछ नहीं है, ये आपके डे टू डे बिजनेस के अंदर ही इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, तो ये प्रिंसिपल्स को आप अचीव कर पाएंगे. तो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये आपने हर तरीके से इंश्योर करना है. इसके रिगार्डिंग एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दो, अपने बिजनेस के डिसीजन ऐसे लो कि किसी भी तरीके से कोई भी राइट का वायलेशन नहीं होता है, ये आपको सोचना पड़ेगा. देखो, बिजनेसेस शुड रिकॉग्नाइज एंड रेस्पेक्ट the human rights of all stakeholders and groups which are within my company or beyond my company. I should consider all communities, consumers, all my different possible people around me. किसी का भी exploitation या गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी के भी human rights violate नहीं होने चाहिए, ये मैंने ध्यान रखने का है. बेसिकली अगर आप ये प्रिंसिपल्स देखेंगे, ये बोलता है अपने बेस्ट पॉसिबल तरीके से सिविलाइज तरीके से बिजनेस को रन करना चाहिए. प्रिंसिपल नंबर 6, it will talk about environment, pure environment. देखो, protection of environment and restoration of environment. Obviously आपने ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए जिससे आप इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट को रिड्यूस कर पाए. देखो एग्जांपल बोलता हूं, स्मार्टफोन इंडस्ट्री क्या इंपॉर्टेंट है इनके लिए. उन्होंने स्मार्टफोन बनाया, बना करके आपको बेचा, बेचने के बाद 5 साल के बाद मेरे को फोन रिप्लेस करना है. आज के तरीके में इंडिया में क्या करता हूं, किसी न किसी को बेचने का ट्राई करता हूं, ये नया फोन परचेस करता हूं, जिसको मैं बेचूंगा वो और 3 साल यूज करेगा. एक पॉइंट के बाद में इसका लाइफ तो खत्म हो जाएगा. 8 साल के बाद में नो वन विल बी विलिंग टू बाय. हु शुड आई गिव इट बैक टू? इट इज द कंपनी हु शुड हैव अ प्रॉपर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट. उन्होंने क्या करना चाहिए, ये प्रोडक्ट का लाइफ 6 साल है, 6 साल आप यूज करो, 6 साल के बाद कंपनी खुद ही खरीदेगा आपसे, और वो डिफाइन कर देना चाहिए इसमें ऐसा कंपोनेंट है जिसका मेरे को बेयर मिनिमम एक्स प्राइस मिलेगा. अब अगर मुझे गारंटीड एक्स प्राइस मिलेगा तो मैं एप्पल के पास जाएगा, फोन को ड्रॉप बॉक्स में डालेगा और एक कूपन जनरेट होगा जो मेरे नए फोन के परचेस में रिडीम हो जाएगा. ये मैकेनिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्हाई शुड आई गो टू कैशिफाई एंड 5 अदर प्लेयर्स एंड फाइट विद देम कि मेरे को इसका फेयर प्राइस दो? एक्चुअली इंडिया में प्रॉब्लम है, यूएस में ऐसा नहीं है. इन यूएस इफ यू वांट टू बाय अ न्यू फोन, द वेरी सिंपल थिंग इज यू टेक दिस फोन टू योर एप्पल स्टोर, उनको बोल दो मेरे को ये देने का है, वापस नया फोन लेने का है. उनका स्टैंडर्ड प्राइसिंग, वो देखेगा नहीं कैमरा चलता है कि नहीं चलता. आपका कैशिफाई वाला आधे घंटे माथा खा जाएगा, कैमरा चलता है, स्क्रीन चलता है, ये होता है. दे जस्ट वांट टू बार्गेन विद यू बिकॉज दे वांट टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट, जबकि एक्चुअली ये बिजनेस नहीं होना चाहिए. आई शुड टेल टू एप्पल, मेरे पास में आईफोन 14 था, मेरे को 15 लेने का है, 14 तू रख ले, या 12 था, 12 तू रख ले, 15 दे दे. मेरे को स्टैंडर्ड प्राइस बोल, आज मैंने तेरे को 12 दिया, मेरे को $200 मिलेगा, 400 मिलेगा, 500 मिलेगा, एक फिक्स प्राइस रख दे. इसका मटेरियल का कॉस्ट सेम ही है. कैमरा में एक होल होने की वजह से प्राइस कोई 400 गुना बढ़ता नहीं है, कम नहीं होता है. इट्स अ स्टूपिड वे ऑफ डूइंग बिजनेस. द लाइफ साइकिल मैनेजमेंट शुड बी डन इन सच अ मैनर कि मेरे को कंपनी के पास ही जाके वो प्रोडक्ट ड्रॉप करना हो. सेम चीज टू व्हीलर, मैंने अगर आज लेट्स से कोई टू व्हीलर परचेज किया, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल जो भी है, लाइफ साइकिल खत्म हो गया, मेरे को वापस बेचने का जरूरत क्या है? फेयर प्राइस शुड बी गिवन बाय द कंपनी टू मी. ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इससे उसका मार्जिन कम होता है तो चलेगा ना यार, कम से कम वो प्रोडक्ट्स बाहर रोड पे फेंके हुए तो नहीं मिलेंगे. यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तभी तो जाकर आप एनवायरमेंट का इतना बात करें तो एनवायरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड हैव दिस मैकेनिज्म इन प्लेस. अब जाके कंपनीज इसके ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल उन्होंने बिल्ड करना शुरू किया है. अब वो चाहते हैं हमने प्रोडक्ट बनाया है, वापस इसको
दुनिया में फेंकने के बजाय अंदर भी हम ही लेके जाएंगे। इसको डिस्कार्ड करना भी काम हमारा है, इसको श्रेड करने का काम भी हमारा है इन अ सस्टेनेबल मैनर, क्योंकि प्रोडक्ट बनाया हमने है। इस तरीके के लॉज आने चाहिए दुनिया भर में, तब जाके थोड़ा सस्टेनेबिलिटी को सही सेंस में सपोर्ट मिलेगा। एंड एक्चुअली बताऊं क्या, कंपनी को कोई लॉस नहीं होगा, कंपनी के लिए भी मान के चलिए इसमें से कुछ ना कुछ यूजेबल रॉ मटेरियल रहेगा ही, जो मेरे पास में डायरेक्टली वापस आते जाएगा बिना स्ट्रेस के, मुझे प्रोक्योर करने के लिए स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि अगर ये आईफोन है तो आदमी एप्पल के पास ही जाके देगा इसको वापस। हाँ ठीक है, आप कंडीशन क्या डाल सकते हो लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए, आप आईफोन को देंगे तो ही दूसरे आईफोन के ऊपर आपको ये ऑफर रिडीम करने को मिलेगा। $200 का वैल्यू है, आपको नए प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट दे देंगे $200 का। इस तरीके का मैकेनिज्म बनाओ तो फायदा होगा। ये आपको और ही बढ़िया करना है तो एप्पल के स्टोर पे सैमसंग एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, तो आप नया कस्टमर को कन्वर्ट भी कर सकते हो। थिंक फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट, एक्चुअली एप्पल करता है बाय द वे, यूएस के अंदर एक्सेप्ट करता है, ये ऑफिशियल है, बट ऑब्वियसली क्योंकि यूएस के अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनके कंट्रोल में है, वो होलसेलर्स रिटेलर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। आज इंडिया के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। मैं आपको ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, आपने यूएस के अंदर एक पर्टिकुलर जगह से फोन खरीदा फॉर एग्जाम्पल, अब प्रो मैक्स दो फोन आते हैं, आदमी को डाउट हो सकता है मैंने फोन प्रो खरीदा, लेट्स से खरीदने के बाद 2 दिन यूज किया और लगा नहीं यार ये फोन छोटा है, मेरे को प्रो मैक्स से लेना चाहिए था। इंडिया में जाकर के उस होलसेलर को देने ट्राई कर, वापस ले ले भाई दूसरा दे दे, नहीं देगा। बट यू गो टू एप्पल स्टोर, टेल देम दिस आई बॉट 2 days बैक, वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं 14 days, नो क्वेश्चन आस्क्ड, इफ द फोन इज इन अ डिसेंट कंडीशन वापस लेगा, नया फोन तेरे को दे देगा और इसको रीसेट कर देगा, खत्म। ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? इफ यू आर बाइंग प्रीमियम प्रोडक्ट्स, पेइंग देम प्रीमियम प्राइसेस, दे शुड हैव दिस मैकेनिज्म, इट इज देयर बाय द वे, आई एम टेलिंग यू, आई हैव डन दिस। जो मैंने किया है मैं वही बोलूंगा आपको, मैं वो नहीं बोलूंगा जो मैंने रीड किया है। आई हैव डन ऑल दिस, आई एम टेलिंग यू। मेरे साथ ही कंफ्यूजन हुआ तो मैंने आपको आंसर दिया, ऐसा हुआ। मेरे को भी नहीं पता था, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियंस को डर लगता है ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमको आदत नहीं है। पर जब आपने पूछा एक बार तो आपको समझ में आया, हाँ इट्स वेरी इजीली। और बाय द वे सेम स्टोर जाने का जरूरत भी नहीं है, मतलब मैं न्यूयॉर्क से ट्रैवल करके दूसरी जगह पहुंच गया, उधर के स्टोर में जाके दिया मैंने, उधर भी, क्योंकि इट्स ऑल सेम, इट्स एप्पल अक्रॉस द कंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मैकेनिज्म आप बिल्ड करोगे तभी आप सस्टेनेबल बन पाओगे। तो बोलना और एक्चुअली अप्लाई करने में बहुत डिफरेंस है। आपको बिजनेस में हिट लेना पड़ता है, या तो बिजनेस लॉयल्टी मेंटेन करो तो मार्जिन इतने ज्यादा है कि 5-10% गया तो फर्क नहीं पड़ता है, उस लेवल का बिजनेस बनाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, एंटिटी शुड हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जिससे आप असेस करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं जो भी आपका इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट। यू मेक यूज ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज इन द ऑप्टिमम मैनर, ताकि कोई वेस्टेज नहीं होता है। आप पोल्यूशन प्रिवेंट करने का ट्राई करते हैं, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन प्रिवेंट करने का ट्राई करते हैं, वेस्ट जनरेट को अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, एनर्जी का यूज लिमिटेड तरीके से करना चाहते हैं, लैंड पार्सल का इस्तेमाल गलत नहीं करना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज के जो प्रॉब्लम्स उनको सीरियसली कंसिडर करते हुए, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो पेरिस अग्रीमेंट है, ये RIL जैसे कंपनी को बहुत सीरियस लेना पड़ता है, बिकॉज यू स्टिल डील विद पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। एंड आपके पेरिस एग्रीमेंट का लॉजिक यही था कि आप दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो डे टू डे बेसिस पे बिजनेस को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे एक्चुअली वो क्लाइमेट चेंज के रिस्क को सीरियसली कंसिडर करके आगे बढ़ता है। इस तरीके से एनवायरमेंट का यू कैन से एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना एंड एनवायरमेंट को और रिस्टोर करना इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल शेयर करता हूं, फैसिनेटिंग है। IKEA फर्नीचर बनाता है, ये टेबल जो है आपका है, ये IKEA का है, समझ रहे हो? ऑनलाइन पब्लिक आपको दिखाता हूँ, ये जो टेबल ऊपर आ रहा है, अगर कैमरा में आता है तो IKEA का टेबल है, बराबर है क्या नहीं है? हाँ बहुत बढ़ जाता है। ये मेरे डिस्कवरी है कोविड के टाइम पे। इफ यू हैव टू टीच एट होम, यू कैन नॉट सिट एंड टीच एट होम, मेरे साथ में तो बैठ ही नहीं सकता, आप नॉर्मल लेक्चर्स में देखेंगे। तो आई वांटेड अ टेबल दैट कैन गो अप एंड डाउन, दैट वर्क ऑन अ मोटर आइडियली। तो IKEA वन ऑफ द बेस्ट टेबल्स बनाता था ये आइडियली। अब तो ये बहुत सारे लोगों ने कॉपी कर लिया सेम मॉडल, पर IKEA है ओरिजिनली। ये कोविड के अंदर मैं ढूंढा था। अब IKEA फर्नीचर बनाता है, बहुत वुड का इस्तेमाल करता है। अब वुड का इस्तेमाल करना इज एक्चुअली इनडायरेक्टली लीडिंग टू मोर एंड मोर डिफॉरेस्टेशन। तो कैसे इसको सपोर्ट करोगे? तो IKEA का बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है? बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं बोलेंगे, यू कैन से ESG स्ट्रेटेजी है। वो ऐसे फॉरेस्ट को खरीदता है जो अभी भी फॉरेस्ट है, और वो दुनिया को बोलता है फॉरेस्ट को हमने खरीदा और अब हम इंश्योर करेंगे फॉरेस्ट ही रहे। तो बेसिकली एक है मेरे सोर्सेस से मैं वुड प्रोक्योर कर रहा हूं, जो अदर सोर्स जो फ्यूचर में वुड कटर्स यूज कर सकते हैं वुड बनाने के लिए, उनको मैं खरीद रहा हूं ताकि उन फॉरेस्ट को कभी डिफॉरेस्ट न किया जाए। यस नहीं, ऑब्वियसली वो बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है, ESG स्ट्रेटेजी है। वरना मैं फॉरेस्ट खरीद के खुद ही वुड काट सकता हूं, बट उसका बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि ऐसा नहीं करूंगा, मैं किसी को भी वो वुड को यूज नहीं करने दूंगा। क्या है भाई?
आई थिंक ब्राजील या 2-3 जगह पे उन्होंने फॉरेस्ट परचेज किया डायरेक्टली, पूरा का पूरा। ना भी इंटरनेट बहुत ही बढ़िया आज। देखो, I bought 11,000 acres of forest in Georgia to protect. ये आयरनी है लाइफ का, आप समझ रहे हो क्या मेरा बात? बट यू हैव टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। तुम क्या करोगे? सी यू आर यूजिंग वुड एट द सेम टाइम, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे यू आर कॉम्पनसेटिंग फॉर दिस। तो मेरे को बताना पड़ेगा जितना मैं यूज कर रहा हूं उतना मैं खरीद करके, आई एम मेकिंग मनी यूजिंग दैट सम पार्ट ऑफ द मनी, आई एम ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इन सम और द अदर मैनर आइडियली। मतलब areas of protected forest दिख रहा है क्या? 6,16,000 acres of protected forest, and it aims to stop development and deforestation around the globe. Look at the joke. मतलब आप one of the biggest furniture manufacturers, आप समझ रहे हो क्या मेरा बात? बट ये ESG फोर्स करता है, तो ये अच्छा चीज है। इससे क्या होगा? द वन हु हैज मनी हैव टू यूज मनी फॉर द एनवायरमेंट पार्ट। मतलब इनडायरेक्टली आपके ऊपर ये एसेंशियल बन जाएगा। मैं ये नहीं करूंगा तो लोग मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो क्या बोलेंगे? तू पैसा कमा रहा है, कब तक कमाएगा? बट देयर इज अ लिमिट टू दिस बिकॉज यू आर एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरमेंट। इवेंचुअली लोगों को समझ में आ ही जाएगा, कोई ना कोई इसके ऊपर एक्शन लेने वाला। अनफॉर्चुनेटली आर्टिकल्स ओपन नहीं हो रहे हैं, यू कैन रीड इट व्हेन यू गेट टाइम। हेडलाइन तक हम पहुंचे, थैंक गॉड। इतना इंटरनेट है कि हेडलाइन तो मैं वैलिडेट कर सकता हूं आपको। ठीक है, जाने दीजिए। सर, आपको ये बेसिकली आपके क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेते हुए कमिटमेंट्स को इंश्योर करना पड़ेगा। द कंपनीज शुड लुक आउट फॉर मोर एंड मोर एवेन्यूज कि कैसे हम हमारे एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर पाए, हमारे रिसोर्सेज का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाए, ताकि एनवायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन कम से कम होगा। प्रिंसिपल नंबर 6, कोई भी 2 पॉइंट ढूंढ लीजिए। मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर बी इज वेरी सिंपल, पॉइंट नंबर सी इज ऑल्सो कनेक्टेड। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। 6 प्रिंसिपल्स एक बार रिवाइज कीजिए फटाफट से खुद से। आपको एग्जाम में एक 6 मार्क का क्वेश्चन लिखने के लिए आना चाहिए। दिस कैन बी अ गुड स्पेसिफिक क्वेश्चन बाय ICAI। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, नंबर 7, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। ये पॉइंट देखो क्या बोलता है। ये बोलता है एज अ बिजनेस समटाइम्स यू बिकम सो पावरफुल कि आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बन जाता है कि अब दुनिया भर में जब नए पॉलिसीज बन रहे हैं, जो नए रूल्स बन रहे हैं, अब उनको भी इन्फ्लुएंस करो कि हमारे पॉलिसीज भी ESG के पॉजिटिव साइड के अंदर रहे। मतलब बेसिकली बिकम पार्ट ऑफ दोज इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो नॉट जस्ट योर बिजनेस को ESG के हिसाब से रन करना चाहे, बाकी बिजनेसेस को भी इन्फ्लुएंस करें कि आप लोगों ने ESG नॉर्म्स के हिसाब से काम करना चाहिए। अ कंपनी लाइक रिलायंस इज पार्ट ऑफ लॉट ऑफ फेडरेशंस, लॉट ऑफ यू कैन से ऑर्गेनाइजेशंस जो दुनिया भर में फॉर्म होते हैं, जहां पर मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप दुनिया के दूसरे कंपनीज को गाइड कीजिए कि कैसे हम इंश्योर करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री के लिए ऐसे रूल्स बनाएं जिससे उस इंडस्ट्री में ओवरऑल एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयटेशन कम हो। तो आप खुद के लिए तो कर रहे हैं, साथ साथ में व्हेन यू बिकम सो पावरफुल यू बिकम पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आप नहीं बन सकते, यू नॉट द गवर्नमेंट, बट यू कैन असिस्ट गवर्नमेंट थ्रू सर्टेन ग्रुप्स। देखिए द कोर एलिमेंट्स ऑफ BRSR आर टू हैव
होलिस्टिकल अप्रोच, जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन कैन गो अहेड विद देयर कंट्रीब्यूशन विद पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब एक्टिंग एज अ एडवोकेट। एक कंपनी ही गवर्नमेंट को रेकमेंड करता है इस इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी लेके आई है, जिससे हमको लगता है पूरे इंडस्ट्री के अंदर ओवरऑल एनवायरमेंट का डैमेज कम से कम होगा आइडियली। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी ईवीज को लेकर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स कि आपको कोई ना कोई बेनिफिट पास ऑन करना पड़ेगा ताकि लोग कन्विंस हो व्हाई ईवी शुड बी बॉट। अभी ईवी को लेकर के प्रॉब्लम्स क्या है? पीपल डोंट नो इफ यू बाय अ ईवी कार व्हाट विल बी योर रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट, बिकॉज अभी तक लोगों ने इंडिया में एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, बाय करके आपको 1-1.5 साल 2 साल हुआ ही नहीं है। व्हाट विल बी योर रीसेल वैल्यू? पीपल डोंट नो अबाउट दिस, बिकॉज नॉर्मली जो मेजर कंपोनेंट रहेगा कार का उसमें बैटरी वैल्यू सबसे ज्यादा रहने वाला है, एंड बैटरी विल डेप्रिशिएट फास्टर कंपेरेटिवली देन अ कंबस्टेबल इंजन। तो आपके लिए डेप्रिसिएशन भी 40% दिया है ईयर ऑन ईयर। समझ रहे हो मेरा बात? तो मतलब क्यों दिया है? क्योंकि आपको लग रहा है ना कि इसका वैल्यू फास्ट डेप्रिशिएट होगा। तो सर इससे लोगों का रिस्क है। व्हाट इफ कार्स बिकम लाइक आईफोन? आपने आज खरीदा 1 करोड़ रुपए का है, 3 साल का 30 लाख रुपए भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा 30 लाख रुपए? बिकॉज आज जो 1 करोड़ की गाड़ी है उसकी रेंज 600 किलोमीटर है, और लेट्स से 3 साल के बाद टेक्नोलॉजी इतना इंप्रूव हो गया कि रेंज 1500 किलोमीटर का आ गया। तो 600 किलोमीटर की रेंज वाला गाड़ी कौन खरीदेगा? तो रीसेल वैल्यू ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा। प्लस बैटरी का जो लाइफ है वो ओवरऑल आप 3 साल में इतना कंज्यूम कर लोगे कि आने वाले 3 साल में वहां पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये इंडस्ट्री के अंदर भी जो लीडिंग प्लेयर्स है उनको लोगों का क्या बताना पड़ेगा कि कैसे हम नए पॉलिसीज लाएं, इससे लोग इसको नेगेटिवली ना ले आने वाले टाइम। एक इंडस्ट्री को मैच्योर बनाने के अंदर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के प्लेयर्स को, गवर्नमेंट को भी हेल्प करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट को ऐसे मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे कि लोग उसको सीरियसली लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ईवी के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली, हाउ टू मेक बेटर पॉलिसीज, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है डीजल इंजन आर क्रिएटिंग, ऑब्वियसली इफ यू आर अ car enthusiast, if you drive a car you will always like a diesel car. It is a fun to drive car. Engine ka noise gives you that kick ki gaadi actually powerful hai. Do you get my point? But obviously in the environment's interest it is negative. But okay, again उसकी भी डिबेट है कि अभी वो कब बेनिफिशियल है कि जब जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्टेनेबल सोर्सेज से बन रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने का सोर्स सस्टेनेबल नहीं है तो ईवी यूज करके क्या फायदा होने वाला है? अगेन देयर इज अ डिबेट गोइंग अराउंड ऑल दिस। तो इट्स जस्ट दैट जब ऐसी तो कोई थिन लाइन होती है, जब क्लैरिटी नहीं होती है, तो ये इंडस्ट्री के प्लेयर्स का इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो कैसे बेटर पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करें। देखो द कलेक्टिव एसोसिएशंस बनाए जाते हैं हर इंडस्ट्री में, हर चैम्बर्स के अलग अलग, वो लोग सर कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एंड पॉलिसी एडवोकेसी में हेल्प कर सकते हैं। आप आरआईएल की रिपोर्ट में देखेंगे तो बताएगा कैसे आरआईएल इज पार्ट ऑफ सो मेनी फेडरेशंस, जहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग में वो इनडायरेक्टली असिस्टेंस देता है। देखो नेक्स्ट, द रोल ऑफ पॉलिसी एडवोकेसी इज यू विल एनकरेज फेयर कंपटीशन एंड ऑलवेज प्रिवेंट ह्यूमन राइट्स अब्यूज। ये आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 7, कैसे आप पॉलिसी मेकिंग को हेल्प करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में असिस्टेंस देते हैं, ये आपका हो गया प्रिंसिपल नंबर 7। अब ये बहुत सारे कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज दे मे नॉट बी दैट पावरफुल, बट पावरफुल कंपनीज के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। ये प्रिंसिपल सबसे डेंजरस है, बहुत टफ है फॉलो करना। ये क्या चाहता है? ग्रोथ सिर्फ आपका नहीं होना चाहिए, सबका ग्रोथ होना चाहिए। डेवलपमेंट भी इक्विटेबल होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेटिव इन एनी मैनर। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक ग्रुप का, एक फैमिली का वेल्थ क्रिएशन बहुत हो रहा है, बाकी सबको कोई वेल्थ का पार्ट ही नहीं मिल रहा है। आइडियली ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? बहुत ओपन एंडेड प्रिंसिपल है, टफ प्रिंसिपल है, पढ़िए टू अप्लाई इन रियल लाइफ। The entity should have a system in place to identify and address क्या क्या एक्टिविटीज का सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे इंपैक्ट आता है। अब रिव्यू कीजिए आपके कंट्री में सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी कौन सी एक्टिविटीज का उन पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है एंड कौन सी एक्टिविटीज का पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। सर आपने क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, टेक्नोलॉजीज बनाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जियो का सेलिंग पॉइंट क्या है? हमने टेक्नोलॉजी सबसे चीप तरीके से कंट्री के मेजॉरिटी लोगों को, मासेस को अवेलेबल करवाया है। सो बेसिकली वी आर इंश्योरिंग द टेक्नोलॉजी का बेनिफिट सिर्फ कंपनीज को ना मिले, सिर्फ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को ना मिले, और टेक्नोलॉजी शुड बी बेनिफिशियल टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। तो इस थॉट प्रोसेस से आपने प्रोडक्ट बनाया है, दैट फिट्स इन योर प्रिंसिपल नंबर 8। देखो एंटिटीज शुड डिजाइन देयर CSR एक्टिविटीज, लोकल एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज कंसिडर करने चाहिए। फिर सर बिजनेस के अंदर आपने देखना चाहिए कभी भी, पॉइंट नंबर E बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शुड टेक केयर दैट बिजनेस
इंड्यूस्ड कई बिजनेस की वजह से डिस्प्लेसमेंट या रीलोकेशन तो नहीं हुआ है कम्युनिटीज का। मतलब फॉर एग्जांपल आपके रियल एस्टेट कंपनी के केस में कोई कोई कम्युनिटी स्टैब्लिश रहेगा, लैंड पार्सल अक्वायर करने के लिए आपने लोगों को रीलोकेट करने के लिए फोर्स कर दिया है, या बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए आपने लोगों को रीलोकेट करने के लिए फोर्स कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जामनगर के अंदर आप नए प्लांट लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, बट इफ दैट इंपैक्ट्स द पीपल आउट देयर तो ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा। आपने इंश्योर करना चाहिए वो लैंड पार्सल्स आप यूज कर रहे हो जो वहां पे एग्जिस्टिंग हैबिचुअल जो लोग हैं उनको कोई इंपैक्ट नहीं करता है। ये सब थॉट प्रोसेस होना चाहिए, सिर्फ आपका फायदा नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी सोसाइटी फर्स्ट। लास्ट वन, provide value to the consumers in a responsible manner. This is all about value creation. कैसे आप सही प्राइस में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कस्टमर को पास ऑन करते हैं, ये आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कंटेंट लिख करके दिया है। आइए 3-4 पॉइंट पढ़िए, बहुत सिंपल लगेगा। देखिए क्या बोलता है सर, एंटिटीज शुड पुट इन द बेस्ट एफर्ट्स कि उनके प्रोडक्ट का जितना भी नेगेटिव इंपैक्ट है, चाहे वो लोगों पे है चाहे वो नेचर पे है, वो कम से कम होना चाहिए। सर हमने किसी भी तरीके से कंज्यूमर को फोर्स नहीं करना चाहिए, तुमने मेरा प्रोडक्ट ही खरीदना है। ये मैं इनडायरेक्टली कैसे कर सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को रोक लेता हूं कि मेरा प्रोडक्ट ही कस्टमर तक जा रहा है, दूसरा मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट वहां तक जा ही नहीं सकता है। अगर वो जा ही नहीं सकता है तो मैं फेयर कंपटीशन कभी होने ही नहीं दूंगा। ये मैंने नहीं करने का ट्राई करना चाहिए। आई शुड नॉट इन एनी मैनर prevent freedom of choice and fair competition. Sir, I should always consider right to privacy of my customer. I should promote reuse of products, recycling of products, कैसे प्रोडक्ट को डिस्पोजल करना है, ये सब मैंने बताना चाहिए। मतलब मैंने बेस्ट पॉसिबल तरीके से प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने से लेकर के कस्टमर तक प्रोवाइड करने के हर एलिमेंट्स को कंसिडर करने का ट्राई करना चाहिए। जब मैं प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करता हूं, पॉइंट नंबर एफ, द ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर व्हाइल एडवर्टाइजिंग, कभी भी आपने मिसलीड नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए जिससे प्रोडक्ट का नेगेटिव इंपैक्ट या यूसेज मेरे कस्टमर पे आएगा। ये क्लासिक एग्जांपल, फेयर एंड लवली। When you're trying to sell a product, you're trying to sell dreams, which should not be the right dreams also. Question number 1. And number 2, you are trying to tell people that by using an ointment, it's going to change your life completely. Maybe इस तरीके के आपने एडवर्टाइजमेंट्स करके लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लेके आना चाहिए। ये सब चीजें सोचना is your principle number 9. I would recommend spend 5 minutes, read all 9 principles. अभी के अभी हर प्रिंसिपल में 1 या 2 पॉइंट को आइडेंटिफाई करके मार्क कर लो जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए जरूरी होगा। use these 5 minutes in the most judicious manner. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो डू नॉट गो फास्ट फॉरवर्ड। 5 मिनट स्पेंड कर लो, 9 प्रिंसिपल को देख लो, एक दो पॉइंट ढूंढ लो जो आपको लिखने के लिए काम में आएंगे। ये मेरे सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले 2-3 अटेम्प्ट के लिए।
डन। फिर एक बॉक्स दिया है कि भाई कैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को दिमाग में रखा था 9 प्रिंसिपल बनाते हुए। कौन सा प्रिंसिपल कैसे अलग अलग SDG 1 2 3 भी आपके 17 प्रिंसिपल थे, 9 प्रिंसिपल है, 17 गोल्स थे। और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने बना के दिए ना। अब ये प्रिंसिपल्स तो आपने बनाए, तो आपने उन सारे गोल्स को कंसीडर किया कि नहीं किया व्हाइल मेकिंग द प्रिंसिपल। तो बेसिकली हर प्रिंसिपल इट्स लाइक योर असर्शन, कि ऑडिट में जैसे असर्शन सारे प्रोसीजर्स को कवर करते हैं, यहाँ पे ये प्रिंसिपल्स है 9 जो आपके 17 के 17 गोल को किसी न किसी तरीके से डेफिनेटली कैप्चर करते हैं। ये टेबल लेबल ये बॉक्स का आने का कोई जरूरत नहीं, पता होना चाहिए दैट ऑल ऑफ देम आर कैप्चर्ड। आ जाओ अश्योरेंस इन BRSR। अब एक दो छोटे मोटे टॉपिक बाकी है, बहुत सिंपल सी चीज है। ये बोलता है अब जब इतने सारे बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स बनेगी, भाई इन रिपोर्ट में जो कंटेंट है वो बराबर भी तो होना चाहिए, तो इसका ऑडिट करना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। तो एक बेसिकली नया इंडस्ट्री क्रिएट किया जा रहा है जहां पर आपको अश्योरेंस देना होगा ऑन द रिपोर्ट विच इज BRSR क्रिएटेड बाय द कंपनी। अब सर इस रिपोर्ट को बनाने के लिए इतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस चाहिए, उसे रिव्यू करने के लिए, उसे अश्योरेंस देने के लिए आपको और वास्ट एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए एक बोर्ड बनाया है जो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, गाइडलाइन दे रहा है, एंड एक स्टैंडर्ड भी बनाया है विच इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अभी तक हम वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करते थे, अगले साल से हम लोग ये जो इंडिया वाला स्टैंडर्ड वो फॉलो करना शुरू करेंगे। अभी तक वो मैंडेटरी भी नहीं था, अगले साल से वो मैंडेटरी होगा। आपको दिखा भी दूंगा कैसे उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यूज आज की तारीख में हम कर रहे हैं, और अगले साल से वो यूटिलिटी चेंज हो जाएगा और इंडियन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए लेट्स डिस्कस अश्योरेंस इन BRSR। देखो सेबी ने बोला टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को BRSR बनाना पड़ेगा, एंड धीरे धीरे व्हाट इज BRSR, योर बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, जो ऊपर के 9 प्रिंसिपल्स भी आप पढ़ के आए हैं। ये रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी टॉप 1000 कंपनीज को, धीरे धीरे ये बाकी कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर BRSR इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड एज अ सिंगल मींस of disclosing all sustainability related information in India। तो स्टेक होल्डर्स को ये रिपोर्ट में कुछ गलत तो नहीं बताया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है हम रियलिटी में कर कुछ भी नहीं रहे हैं, रिपोर्ट में दिखाने के लिए वी आर शोइंग रॉन्ग नंबर्स, इसके ऊपर भी अश्योरेंस का जरूरत पड़ेगा। तो सर देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू ऑडिट दैट इज कॉल्ड एज ESG ऑडिट। देखिए hence assurance in this reporting becomes critical and we have a new audit called as ESG audit, जहां पर हम चेक करेंगे कि सर कंपनी ने एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्क को कंसीडर करते हुए जो रिपोर्ट बना के दिया है, बिजनेस जिस तरीके से कंडक्ट किया है वो बराबर है कि नहीं है। कंडक्टिंग ESG ऑडिट विल हेल्प अ बिजनेस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड देयर रिस्क्स बेटर, इट विल ऑल्सो हेल्प अ बिजनेस टू मैनेज देयर रिस्क्स बेटर। तो सर ये सबके लिए बेनिफिशियल है, मतलब जब हम ऐसा ESG ऑडिट करेंगे स्टेक होल्डर्स के लिए तो फायदा है ही है, बिजनेस के लिए भी फायदा है। हम बिजनेस को एक तरीके से इंटरनल ऑडिट है, बट इस बार इंटरनल ऑडिट करना है कीपिंग इन माइंड ESG। आप जो कर रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं आ रहा है, नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है एनवायरमेंट का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। बेसिकली जो जो आपने रिपोर्ट में लिखा है उसे चैलेंज करना कि ये बराबर है या नहीं है, दैट विल बी पार्ट ऑफ माय ESG ऑडिट। नीचे लाइन पढ़िए, ICAI ने रिसेंटली इशू किया है, मार्क द वर्ड S, याद है SAEs, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब नया है SSAE, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस एंगेजमेंट। एक ही स्टैंडर्ड बनाया है 3000। ध्यान रखना ये अम्ब्रेला स्टैंडर्ड है। अम्ब्रेला मतलब क्या होता है, कवर्स लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, मतलब अभी तक एक सिंगल स्टैंडर्ड सारा ESG ऑडिट को कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज SSAE। हमने कॉपी किया है इसको ISAE के साथ में। देखिए दिस इज हाउ योर SSAE लुक्स लाइक, स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ICAI क्या है, ऑब्वियसली देखो एक बोर्ड बनाया है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जैसे अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड रहता है वैसे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड बनाया है, जिसने 3000 एक नया स्टैंडर्ड बनाया है। ठीक है, ICAI के थ्रू आया है ये, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज ये है। हाँ ये पढ़ो, this standard on sustainability assurance engagement draws reference from
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन आईएस, जैसे आईसास होते हैं, ऐसे जाते हैं आईसास से, वैसे आईएसएई से हमारा आया है एसएसएई। समझा क्या? तो अभी की जो रिपोर्ट्स मिलेगी आपको एज पर आईएसएई मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूं, आरएल की रिपोर्ट्स में आईएसएई का रेफरेंस रहेगा कि अभी तक हम लोग दुनिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वही फॉलो करते थे, बिकॉज लोकल लेवल पे स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, अब लोकल लेवल पे स्टैंडर्ड बना दिया। एग्जाम में पूछ सकता है जो लोकल लेवल पे स्टैंडर्ड है उसका एप्लीकेबिलिटी कब से आ रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। जानता हूं मैं ऐसे को अच्छे से, आ जाओ पर सर। पॉइंट नंबर 7, दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज फॉर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स to provide reasonable or limited assurance on sustainability information. The effective date of application of SSAE 3000 is voluntary basis till 31st March 2023, but mark the word mandatory basis for assurance reports covering periods ending on or after 31st March 2024। मतलब इस साल के जो रिपोर्ट्स आपको जो देखने को मिलेंगे उसमें आपको SSAE का रेफरेंस मिलेगा, ना कि ISAE का रेफरेंस मिलेगा। अभी की रिपोर्ट्स में ISAE का रेफरेंस काफी नॉर्मल है, अभी तक वॉलंटरी मोड पे है, अभी ये मैंडेटरी बेसिस पे चले जाएगा। पॉइंट नंबर 7 को मार्क कीजिएगा एज इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 7 को मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट। सर ये स्टैंडर्ड किसके लिए बनाया है? ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स, कंपनीज, एंड ये बोलता है जो अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड करेगा उसके लिए, तो बराबर है, उसको तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड देना ही पड़ेगा। तो देखो, द इंटेंडेड यूजर ऑफ दिस स्टैंडर्ड इंक्लूड्स assurance providers, मतलब the one who will provide the assurance, and number 2 entities, जो लोग एक्चुअली प्रोफेशनल ऑडिटर को हायर करना चाहेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट योर स्टेक होल्डर्स, दैट विल इंक्लूड योर रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर यूजर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डेटा। आई वुड से पॉइंट नंबर 6 को मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट, नंबर 7 को मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट, नंबर 4 को मार्क कीजिएगा। 4, 6, 7 कुछ नहीं, एक नया स्टैंडर्ड बना दिया है आपने भाई, ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया है। अब वो रिपोर्ट में कुछ गलत निकला तो चेक कौन करेगा? इसके लिए उसके ऊपर अश्योरेंस देने के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड बना दिया है। सो ESG ऑडिट इज अ न्यू, यू कैन से अरीना ऑल टुगेदर, जिसके लिए एक सेपरेट एंगेजमेंट स्टैंडर्ड बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज SSAE। कहां से आया है? ISAE से। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको अडेप्ट करते हुए हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है ऑन सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस एंगेजमेंट ही है, बट कौन सी इंफॉर्मेशन पे है? सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर है। समझा क्या? ठीक है, आई विल शो यू हाउ द रिपोर्ट लुक्स लाइक, डोंट वरी, मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं 2 मिनट के लिए, पहले नीचे आ जाइए। सर ICAI ने एक और स्टैंडर्ड रिसेंटली इशू किया है, SSAE 3410। ये अभी ऐसे स्पेसिफिक आते जाएंगे। ये है एंगेजमेंट्स ऑन ग्रीन हाउस gas statements, which deals with assurance engagement on sustainability including assurance on BRSR। मतलब ये ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट्स के ऊपर और स्पेसिफिक एंगेजमेंट बना दिया, पर अभी तक 3000 SSAE इज द अम्ब्रेला स्टैंडर्ड। खुद बोला है, इट इज द अम्ब्रेला स्टैंडर्ड, दैट मींस इट इज एप्लीकेबल टू ऑल अश्योरेंस एंगेजमेंट्स ऑन सस्टेनेबिलिटी। और स्पेसिफिक बना दिया जाएगा, पर अभी के लिए सबसे रेलेवेंट स्टैंडर्ड SSAE 3000 ही रहेगा। ठीक है क्या? वो तो इस साल से आएगा, अभी तक तो हम ISAE यूज कर रहे थे। ठीक है, आई लुक फॉर दैट रिपोर्ट। आप 2 मिनट स्पेंड कीजिए, सिर्फ एक बार एक मेथोडोलॉजी का कुछ डायग्राम दिया है, एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ स्टेप्स लिख के दिए हैं। अगर आप ऐसा ऑडिट कर रहे हैं, मतलब अश्योरेंस कर रहे हैं, अश्योरेंस एंगेजमेंट का पार्ट है, तो नॉर्मली क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, कुछ बेसिक स्टेप्स लिख के दिखिए। आप एक बार पढ़िए, मैं वो रिपोर्ट ढूंढता हूं आपके लिए। शुड बी इन RIL। देखो ऐसा मिलता है आपको एनुअल रिपोर्ट में, इंडेक्स में 224 इंडिपेंडेंट अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स। मतलब सस्टेनेबिलिटी रिगार्डिंग जो भी आपने डिस्क्लोजर दिए, इंफॉर्मेशन दिया है, उस पे हमारा इंडिपेंडेंट अश्योरेंस रिपोर्ट है। RIL के केस में KPMG है जिसको हायर किया है, उनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर डेलॉयट है, प्लस देयर इज अ जॉइंट ऑडिटर, एक मिड साइज फर्म भी है, बट जो सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर है वो KPMG है। 224 पे आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, अनफॉर्चुनेटली। जाना चाहिए, इट वर्क समटाइम्स। इंडिपेंडेंट अश्योरेंस स्टेटमेंट ऑन RIL ऑन सेलेक्टेड नॉन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर। मतलब
हम एज ए केपीएमजी को अपॉइंट किया है आरआईएल ने टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट अश्योरेंस ऑन सर्टेन मैटर्स, कि हमने सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो बराबर है या नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे स्कोप लिमिटेड रहेगा। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी, जैसे हमारा नॉर्मल ऑडिट होता है ना, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, ऑडिटर का काम है चेक करना। देखो यहाँ पे रेफरेंस मिलेगा आपको, देखो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एग्जामिन द रिपोर्ट जो हमको प्रिपेयर करके दिया है, एंड ये देखना वी कंडक्टेड आवर एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट ISAE। दिख रहा है? अब अगली बार से आपको SSAE का रेफरेंस देखने को मिलेगा, अभी तक ISAE का रेफरेंस मिलेगा। हमने सर बहुत सारे लोगों से इंक्वायरीज किया होगा, इंफॉर्मेशन निकाला होगा अपने एंड से, और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन निकाला होगा देखने के लिए कि उन्होंने जो भी सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिया है, रिपोर्टिंग दिया है, वो बराबर लगता है या नहीं लगता है। ऐसा मेरा कंक्लूजन आएगा। देखिए कंक्लूजन, our conclusion has been formed on the basis of and is subject to matters outlined. We believe हमको sufficient and appropriate audit evidence मिला है conclusion देने के लिए। Based on the procedures and evidences, हमारे हिसाब से जो भी sustainability वाला disclosures है, subject to reasonable assurance, जो हमारे स्कोप के हिसाब से था, इट इज बेस्ड ऑन GRI स्टैंडर्ड्स, बेसिकली एक ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। GRI इज अ ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको जो रिमेनिंग पार्ट था ना जो मैंने स्किप किया, वहां लिखा हुआ है, ये आपको गाइडेंस देता है कि आपने सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग दुनिया भर में कैसे रिपोर्टिंग करना चाहिए। उन्होंने GRI के स्टैंडर्ड्स बनाए, उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उन्होंने रिपोर्टिंग किया है। बेस्ड ऑन द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एंड एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। देखो नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन जिससे हमको लगे कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। लिमिटेड अश्योरेंस, इट्स लाइक नेगेटिव वे में बोला, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसकी वजह से मैं बोलूं कि प्रॉब्लम है। कुछ याद आया क्या? हम इंडिपेंडेंट हैं, देखिए वी आर इंडिपेंडेंट विच इज रिक्वायर्ड एज पर ISAE। ये रिपोर्ट का यूज किस पर्पस के लिए हो सकता है? आनंद कुलकर्णी, टेक्निकल डायरेक्टर अश्योरेंस KPMG। ऐसा रिपोर्ट्स अभी तक आपको बहुत कम कंपनीज में देखने को मिलता है, बट यस धीरे धीरे ये नंबर्स और बढ़ते जाएंगे। Is this clear to you? इधर आ जाओ। मेथोडोलॉजी टू प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन BRSR। सबसे पहले तो ऑब्वियसली प्रिलिमिनरी रिव्यू करना पड़ेगा। इसमें देखो क्या है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, यहां पर सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट्स है, तो आपको BRSR रिपोर्ट बना के देगा, उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगा, आपको पहले देखना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग थोड़ा और इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। इफ रिक्वायर्ड ऑन ग्राउंड जाकर के वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे। एक्चुअली में लोगों को बोला है एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस, अब है कि नहीं है जाके एम्प्लॉय से मिलकर पता चलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट किया होगा उससे पता चलेगा। मतलब ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि जो वो रिपोर्ट में प्रेजेंट कर रहा है इज दैट राइट और नॉट। नंबर 1 प्रिलिमिनरी रिव्यू। फिर सर ऑन साइट असेसमेंट कीजिए, वेरीफाई करने का ट्राई कीजिए कि जो ESG रिपोर्ट में वो ठीक लगता है या नहीं लगता है। फिर सर आपको शायद कुछ आपके असेसमेंट के बाद में प्रॉब्लम्स मिलेंगे, फाइंडिंग्स मिलेंगे, तो आप इश्यू कीजिए आपका असेसमेंट रिपोर्ट। जो आपने असेसमेंट परफॉर्म किया है ना, उसका एक प्राइम ऑफिशियल रिपोर्ट बनाइए। इट्स लाइक अ जनरल रिपोर्ट कि हमारा असेसमेंट के दौरान ये फाइंडिंग्स है। फिर हम ये फाइंडिंग्स को डिस्कशन करेंगे, उससे और इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि एक्चुअली में हम जो सोच रहे हैं वैसा है, सॉरी, या सिचुएशन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो सर हम रिव्यू करेंगे जो हमको रेस्पॉन्स या क्लैरिफिकेशन मिलेगा हमारे फाइंडिंग्स के ऊपर। तो सर जनरल रिव्यू, एक्चुअली जाके असेसमेंट करना, असेसमेंट का एक रिपोर्ट बना करके देना, उस पर उनसे क्लैरिफिकेशंस लेना और इंफॉर्मेशन मांगना। फिर सर आपके फाइनल फाइंडिंग्स वगैरह को सबमिट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट किया जाएगा, एंड अल्टीमेटली ये फाइनल रिपोर्ट बना करके आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अलोंग विद द रिकमेंडेशन कि कैसे आप इंप्रूव कर। अब 1 मिनट के लिए स्टेप्स पढ़िए, जिसकी भी 1 मिनट है।
ये मेथोडोलॉजी भी मुझे प्रोबेबिलिटी कम लगती है क्वेश्चन की, बट यू नेवर नो, बिकॉज अच्छे 6 पॉइंट लिख के दिए, यू नेवर नो, बट इनका एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, बट मॉड्यूल में इतना ही है, एज इट इज मैंने पिक कर लिया। नीचे सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स। अब जब आप ये भाई ESG का ऑडिट करने वाले हैं तो आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस के फॉर्म में स्टैंडर्ड्स बना के दिए। कीप इन माइंड दीज एस्पेक्ट्स, नथिंग इज इन डिटेल, जस्ट अ लिस्ट इज गिवन टू यू कि ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे दैट विल टेल यू कि भाई ये चीज कंसिडर करना है जब आप कोई ESG ऑडिट कर रहे हैं। देखिए, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड धीरे धीरे सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स बनाएगा। उन्होंने एक रेफरेंस के लिए SAS 100 to 1600 का लिस्ट दिया है। इससे बेसिकली सोशल ऑडिटर को गाइडेंस मिलेगा कि भाई कैसे हम एक बिजनेस का इंपैक्ट एनवायरनमेंट पे, सोसाइटी पे कितना आ रहा है, वो समझने के लिए आपको गाइडेंस तो लगेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन यू से इंपैक्ट ऑफ अ बिजनेस और ह्यूमन राइट वायलेशन, तो उसके लिए मेरे को ह्यूमन राइट्स का अंडरस्टैंडिंग, मेरे को एक बिजनेस कैसे वायलेशन करता है उसका अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाने जरूरी है ताकि एक ऑडिटर को भी गाइडेंस मिले कि भाई तुमको ऑडिट में कितना कवरेज करना है। इसका स्कोप अनलिमिटेड होता है। तो ESG ऑडिट का स्कोप देखोगे तो बहुत ही टफ है यार। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हर मटेरियल का सोर्स तक जाना और चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक जनरल स्टैंडर्ड्स बनाना बहुत जरूरी है। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बनाया है जो आपको बेयर मिनिमम फॉलो करना चाहिए जब आप ऐसा असेसमेंट करते हैं। देखिए, लिस्ट बना के 100 से लेके 600 सारे सोशल इश्यूज जो है आपके दुनिया भर के, वो लिख के दिए हैं। 1 मिनट चाहिए तो रीड कर सकते हो। इट्स अ लिस्ट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स जो नॉर्मली आपने ESG ऑडिट के दौरान कंसिडर करने चाहिए। Number 8, I would say, is very very important. The main reason is लोगों को एक्चुअली ये पढ़ते पढ़ते समझेगा ही नहीं, ये थोड़ा स्टैट्यूटरी ऑडिट पे चले जाएगा। अब ये ESG ऑडिट नहीं है। पॉइंट नंबर 8 इज अबाउट रोल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिगार्डिंग क्लाइमेट रिस्क। रिमेंबर, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट पे ही आ गया है, ये ESG ऑडिट वाला पार्ट खत्म हो चुका है। दिस पार्ट वाज स्टिल हियर। इसके आगे ESG ऑडिट में कुछ भी नहीं है। बस अश्योरेंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कौन सा है, स्टैंडर्ड कब से फॉलो करने का है, एंड जनरली ये सोशल स्टैंडर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए। दैट्स इट। ESG ऑडिट इज ओवर। ये अलग ही पॉइंट है। रोल ऑफ ऑडिटर मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मतलब कैसे आप क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कंसिडर करेंगे व्हेन यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ अ फाइन। रिमेंबर, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है, यू आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर अ कंपनी, व्हाट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को जब आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते हैं। ये एक अलग एरिया है। ऑनेस्टली कंटेंट बहुत कम है, मैं आपको बोलता हूं क्या है। पहले बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर क्या करता है, अब क्या बोलता है, वो डेफिनेशन है। चाहिए तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ के देखो। ऐसा लग रहा है कि आपका नॉर्मल डेफिनेशन है। हमें रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, ताकि सर ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए। नंबर 1, ठीक है। अरे आपका ऐसे 200 है ये, उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। अब सुनो, यहां इनडायरेक्टली बोलना क्या चाहता है, जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट करते हैं, तब आप बिजनेस को समझते ही हैं, तो साथ साथ में ये भी समझे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क क्या क्या है, उसको बिजनेस कितना सीरियसली कंसीडर करता है, क्या उसकी वजह से बिजनेस के फ्यूचर के ऊपर तो डाउट नहीं लगता है आपको आइडियली, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट को या क्लाइमेट रिस्क को सीरियसली नहीं लेता है, एक्सप्लॉइट करता है, एंड दे आर हैप्पीली एक्सेप्टिंग इट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एज अ ऑडिटर हम क्या बोल रहे हैं,
अब इन्वेस्टर्स सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी में भी इंटरेस्टेड है। तो आपने हर स्टेज पे कुछ एडिशनल चीजों को दिमाग में रखना है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी के दौरान क्लाइमेट रिस्क को भी कंसिडर कीजिए। एविडेंसेस ऑब्टेन करने के दौरान क्लाइमेट रिस्क को कैसे एड्रेस किया है बिजनेस ने, वो भी चेक कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाता है, कोई एक सिग्निफिकेंट क्लाइमेट रिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आया, केस फाइल किया कंपनी के अगेंस्ट में, कंपनी में गोइंग कंसर्न इशू भी तो आ सकता है, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर आएगा, तो ऐसा मैटर ईओएम में आना चाहिए, कैम के अंदर आना चाहिए। ईओएम का इन्होंने क्लियरली रेफरेंस भी दिया है, इंक्लूड सच मैटर्स ऑन ईओएम आइडियली। मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉर्मल ऑडिट कीजिए, एट द सेम टाइम क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस या रिस्क्स जो एक बिजनेस फेस करता होगा उन्हें भी कंसिडर किया कि नहीं किया बिजनेस ने, ये आप कंसिडर कीजिए अपने ऑडिट के दौरान। ढंग से पढ़िएगा। नंबर 1 बेसिक ऑब्जेक्टिव है। नंबर 2 देखो, जब आप बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, आपने उसके दौरान इंक्लूड करना है, मार्क द वर्ड, कंसिडरेशन ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। उसे कैसे एड्रेस किया जाता है ये भी ऑडिट के लिए रेलेवेंट रहने वाला है। जनरली इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के अंदर तो खास तौर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्लाइमेट रिस्क को कंसिडर करना एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मतलब बिजनेस अपने काम के दौरान ये चैलेंजेस कैसे आइडेंटिफाई करता है, कैसे ओवरकम करता है और कैसे सही प्रैक्टिसेस को अप्लाई करता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो नंबर 1 इज योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 इज अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। नंबर 3, मेनी इन्वेस्टर्स, ये करने के लिए जरूरत क्यों है? क्योंकि सर बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए ऑडिटर की रिपोर्ट में से कि भाई कैसे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को एड्रेस किया जा रहा है ऑडिट में। ये ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपके रिपोर्ट से ही पता चलना चाहिए क्या कोई क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है इस बिजनेस में, अगर हाँ कंपनी उसको ढंग से मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मुझे ऑडिटर रिपोर्ट से पता चलना चाहिए। कैसे पता चलेगा? जब ऑडिटर इसको ऑडिट के दौरान कंसिडर करेगा तभी तो कैम में इंक्लूड करेगा, तभी तो वो ईओएम में इंक्लूड करेगा। अगर वो अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड ही नहीं करेगा तो मेरे यूजर को कैसे पता चलेगा कि मैंने ऑडिट के दौरान इस मैटर को कंसीडर किया है या नहीं किया है। अब ऑडिटर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बियॉन्ड भी एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए उन्होंने कंसीडर करना चाहिए। रीड नंबर 3। हालांकि बार बार एक बात बोलेगा, ध्यान रखना, एप्लीकेबल एफआरएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ऑडिटिंग के रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ऑडिटिंग के एसेस इंपॉर्टेंट है। हम उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बोल रहे, बट ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली। देखो, with increased user focus on climate change, auditors should be aware and may face increasing pressure for transparency about climate matters in the audit report. However, auditor's report must always follow the requirements of auditing standards. हम उसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से डिपार्ट करने के लिए नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिपोर्ट में जिधर फिट होता है उधर फिट कर दो। बेसिकली तुम रिपोर्ट एज पर एसएससी बनाओ, पर उसमें क्लाइमेट रिस्क रिलेटेड मैटर को भी कंसीडर करो। हम ये नहीं बोल रहे एसएस को फॉलो मत करो, फॉलो एसएस, बट एट द सेम टाइम इफ पॉसिबल गिव अस सम ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट रिस्क रिलेटेड चैलेंजेस। किधर आएगा? ईओएम में आएगा। नीचे देखो, पॉइंट नंबर 5, in some circumstances it may warrant inclusion of, mark the word, emphasis of matter paragraph to draw attention to disclosures जो फंडामेंटल रहेंगे फॉर माय यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को शायद लग सकता है कि सर कंपनी ने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है कुछ क्लाइमेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, सर शायद मैंने इन मैटर्स को अपने ऑडिट, नॉर्मली ईओएम कब आता है? जब कोई मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट है एंड ये ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इफ इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट, अगर ये अभी भी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है, कैन आई इंक्लूड सच अ मैटर अंडर ईओएम? यस, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको ईओएम में इंक्लूड कर सकते हैं। रादर वो बोलता है करना चाहिए, इससे आपकी रिपोर्ट का ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगा। इस पॉइंट नंबर 5 को मार्क कीजिएगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ढंग से पढ़िए। अगला पॉइंट में भी आएगा, पॉइंट नंबर 6 ऐसे 720 पे चले जाएगा, दोनों जगह मिलेगा, डोंट वरी। पहले पॉइंट नंबर 5 पढ़िए।
ठीक है, अब पहले पॉइंट नंबर 4 पढ़िए। ऑडिटर रिपोर्ट इज अ की मैकेनिज्म जिससे हम यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं कि हमने ऑडिट कैसे किया था। हम हमारे ओपिनियन के अलावा वो इंफॉर्मेशन भी देते हैं हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जो शायद उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पॉइंट नंबर 4 इज एग्जाम्पल ऑफ कैम। हमको की ऑडिट मैटर में बताना पड़ता है ऐसे क्या मैटर्स मिले थे जो ऑडिट के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड सर उन मैटर्स को हमने कैसे एड्रेस किया। ये चीजें हम लिखते हैं की ऑडिट मैटर में। नंबर 4 कैम के बारे में बात कर रहा है। देखिए हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर जो लगता है बहुत सिग्निफिकेंट था इन अवर ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड, कैम में ही आता है मैटर क्या था एंड कैसे उसको एड्रेस किया है। तो नंबर 4 बोलता है इफ रिक्वायर्ड कैम में इंक्लूड करो, इफ रिक्वायर्ड ईओ में, जिधर चाहिए जहां जहां चाहिए। हम आपको बस एग्जांपल्स दे रहे हैं कहां कहां आप इंक्लूड कर सकते हो। अब कोई स्मार्ट आदमी हुआ वो अलग तरीके से अगर क्वेश्चन पूछेगा, क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स आपके ऑडिट रिपोर्ट में कहां कहां आ सकते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रेस्पेक्टिव एसेज। 701, 706 और लास्ट में आएगा ऐसे 720। कैसे 720 आएगा बताएंगे आपको, डोंट वरी। अभी के लिए शांति से 1 2 3 4 5 पढ़िए। आई एम श्योर आपको एक क्लियरली समझेगा। दिस इज अबाउट नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट यार, कंफ्यूज मत हो ना। ये ईएसजी ऑडिट नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिट पे आ गया वापस हो। उसमें बोल रहा है क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स को तुमको कंसिडर करना जरूरी है, डिस्क्लोज करना जरूरी है, रिपोर्ट करना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 6 पे क्या बोलता है। सर ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं रहेगी बट सर एनुअल रिपोर्ट में रहेगी, बराबर है। तो याद है क्या, देयर कैन बी इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन विच इज इंक्लूडेड इन अ डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट इज एनुअल रिपोर्ट। उसमें सर नॉन फाइनेंशियल डेटा भी रहेगा, फाइनेंशियल डेटा भी रहेगा। वो इनकंसिस्टेंट हुआ तो क्या करेंगे, उसके लिए डेडिकेटेड एसए 720 बनाया है, वो भी आपने कंसिडर करना है। ऑब्वियसली कॉपीड आईसा 720 से वो रेफरेंस दिया है। देखो ऑडिटर शुड ऑल्सो रीड अदर इंफॉर्मेशन कि वो कंसिस्टेंट है क्या विद द इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या इंफॉर्मेशन दैट मे बी पब्लिकली कम्युनिकेटेड टू स्टेक होल्डर्स आउटसाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि आपका मैनेजमेंट का रिपोर्ट आता है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, प्रेस रिलीज में, इन्वेस्टर अपडेट में, ये रिक्वायरमेंट है आईसा 720 का, और इंडिया में उसके लिए कौन सा ऐसे है 720। सो दिस इज बेसिकली रेफरेंस ऑफ 701, 706 एंड 720। भाई ऑडिट के दौरान क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स को भी कंसिडर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड रिपोर्ट में इंक्लूड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रोल है। It is not a ESG audit, it is a statutory audit. Point number 8, I would say very important, good question can come. Conclusion कुछ नहीं, इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कंसिडर करना, फ्यूचरिस्टिक है, ध्यान रखना। और कंक्लूजन है, पढ़ लो एक बार कंक्लूजन को।
ठीक है, आ जाइए ग्लोबल ट्रेंड इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, लास्ट पार्ट 18.6। कुछ नहीं, दुनिया भर का टाइमलाइन लिख के दिया है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या क्या बनाया है वो सब लिख करके दिया है। इधर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड आउट ऑफ नेदरलैंड्स, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो गया एंड उनका गाइडेंस को एक्सेप्ट किया है कि आपने कैसे ईएसजी का रिपोर्टिंग करना चाहिए, वो जरूर पता होना चाहिए। बाकी रेफरेंस के लिए कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्लोज करेंगे। आइए पेज नंबर 18.6। अब सर ऑलमोस्ट जितने भी कंपनीज पब्लिक सेक्टर में है या गवर्नमेंट रन कंपनीज है, बेसिकली लिस्टेड कंपनीज जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उधर तो कंपलसरी है अब ईएसजी बेस्ड रिपोर्टिंग करते हैं। पॉइंट नंबर 1 बोलता है, दुनिया भर की बात कर रहा है, इट्स अ जनरल टॉक अबाउट द वर्ल्ड कि भाई जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर एसोसिएटेड कंपनीज हो गए, गवर्नमेंट रन कंपनीज हो गए, लार्ज कॉर्पोरेशन हो गए, या जो भी लिस्टेड कंपनीज हो गए, उनमें तो सर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गया दुनिया भर में ईएसजी रिपोर्ट्स देना। देखिए द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क जब ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, कैन यू सी वर्ड जीआरआई, ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है कि इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, इनके जो मैकेनिज्म्स हैं, उनके हिसाब से आप अपना बिजनेस, जो हमारा बीआरएसआर रिपोर्ट हो गया या इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो 6 प्रिंसिपल थे, ये सब जीआरआई के रिकमेंडेशंस है जिसके बेसिस पे हम ईएसजी बेस्ड रिपोर्टिंग करते हैं। देखिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैविंग 93% ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 250 कंपनीज, मतलब ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा कंट्रीज कवर होते हैं कि भाई सबसे बड़े दुनिया के जो 250 कंपनीज है, दुनिया के सबसे बड़े जो 500 कंपनीज है, वो सब इसको फॉलो करना शुरू कर चुके हैं। जीआरआई सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं विद द ट्रू मल्टी स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रूटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब जीआरआई के स्टैंडर्ड बनाते वक्त हमने क्या क्या चीजों को कंसिडर किया? पहली चीज तो ऑब्वियसली जीआरआई क्या है वो बताएगा, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वो रिपोर्ट कर पाएगा इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट को। ये बताएगा कि क्या क्या आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताना चाहिए, बेसिकली गाइडेंस देगा हाउ शुड यू मेक द रिपोर्ट्स। जैसे एक्सबीआरएल है ना यार रिपोर्टिंग के लिए, एक्सबीआरएल पढ़ाया था आपको, कन्वर्टिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू अ फॉर्मेट, ताकि वो ग्लोबली कंपेरेबल बन जाए। यहां पर मान लीजिए ईएसजी रिगार्डिंग क्या रिपोर्टिंग करना है, उसके लिए आपका जीआरआई एग्जिस्ट करता है। वैसे ही एक और बनाया, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, जिन्होंने कार्बन एमिशंस के रिगार्डिंग, वाटर फॉरेस्ट सप्लाई चेन के यूसेज के रिगार्डिंग आपको रिपोर्टिंग करना सिखाया है। फिर एक इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसमें बोला है सब कुछ इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करो, वो जो आपके 6 प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करो। योर ह्यूमन कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, आपकी जो 6 प्रिंसिपल्स है ना, जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का पार्ट है, अगले पेज पे ही है मेरे हिसाब से। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग दिख रहा है ना, 6 प्रिंसिपल ही है जो आपको नॉर्मली एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ योर एनुअल रिपोर्ट। बेसिकली 2 है, सुनो, एक होता है एनुअल रिपोर्ट में इंटीग्रेटेड, एक होता है बीआरएसआर, 2 अलग अलग चीजें। देखो ये आपका एनुअल रिपोर्ट है, ढंग से देखना। एनुअल रिपोर्ट में आपका नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह आता है, एमडीएनए हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, बराबर है कि नहीं है? इसके साथ में ही इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब ये आपके जो 6 प्रिंसिपल्स है, नेचर कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, ये बेसिकली कहां से आया? जीआरआई से आया। कहां से आया है? जीआरआई, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। उसने बोला ये इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करो, बराबर है कि नहीं है? तो ऑडिटर भी जीआरआई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करता है। तो आपका जो आईएसएई, एसएसएई बना है वो जीआरआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है। अब इसके अलावा सेबी ने क्या बोला, एक और रिपोर्ट चाहिए मेरे को, जो रिपोर्ट कहलाएगा बीआरएसआर रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या आएगा? वो 9 प्रिंसिपल्स आएंगे जो हमने बना के दिए हैं अलग से। वो हमने स्पेसिफिकली कंट्री के लिए 9 प्रिंसिपल्स बनाए जो हम अभी रिसेंटली पढ़ के आए। वो 9 प्रिंसिपल्स के ऊपर पहले जनरल डिस्क्लोजर, आपका पॉलिसी मेकिंग कैसा है, फिर हर प्रिंसिपल के रिगार्डिंग आउटकम क्या है, वो मेरे को अलग से और चाहिए। तो बेसिकली ये हो गया कंट्री स्पेसिफिक बीआरएसआर, ये हो गया ग्लोबल। समझा क्या? ये जीआरआई बेस्ड है, ये लोकल लेवल पे है। ऑब्वियसली हमने भी अडेप्ट करते वक्त वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ही कंसीडर किया। याद है क्या? वो 9 प्रिंसिपल्स कैसे 17 के 17 गोल्स को कंसीडर करता है, उस तरीके से बॉक्स बना के दिया। ये दोनों चीजें अब से रिपोर्टिंग का पार्ट बन चुकी है। तो जीआरआई बोलता है ये 6 प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखने का। ठीक है, आ जाओ आगे। देखो
अब हम चाहते हैं धीरे धीरे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग करना चाहिए, मार्क दिस वर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव? डिटेल्ड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम। मतलब ऐसा मत सोचना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये अलग अलग रिपोर्टिंग है, फिर आप बोलोगे ईएसजी रिपोर्टिंग अलग। नहीं, हम चाहते हैं जॉइंटली सब साथ में आ जाए। तो हमने क्या किया, दुनिया में आईएफआरएस, अब अकाउंटिंग के लिए कौन हो गया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स आईएफएसी, दूसरा आईएफआरएस, इनको बोला आप लोग भी ईएसजी को एज अ इंटीग्रल पार्ट रिकॉग्नाइज कीजिए, ताकि सर जब कोई ग्लोबल रिपोर्टिंग करे तो उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो होना चाहिए। तो इसने क्या बोला, हम चाहते हैं जॉइंट गाइडेंस देना, जॉइंट डिवीजन बनाना, जॉइंट कमिटमेंट। इसीलिए आईएफआरएस के जो फाउंडेशन ट्रस्टीज हैं इन्होंने ये प्रपोजल को कंसिडर किया एंड इन्होंने बोला ठीक है भाई, अकाउंटिंग के साथ में आपका ईएसजी भी क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच बन जाएगा, ताकि इसको सेपरेटली अलग अलग बनाने की जरूरत ना बने। हमारे लिए जब एनुअल रिपोर्ट बनेगा उस एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल रिपोर्ट तो आएगा ही आएगा, साथ साथ में बचे हुए जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, आपका ह्यूमन कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, वो सब चीजें भी क्या आ जाएगी, इसी के अंदर इंटीग्रेट होकर आ जाएगी। ये आईएफआरएस ने एक्नॉलेज करके क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो आईएफआरएस फाउंडेशन इज बेसिकली, ओ तो कभी टाइम मिले तो पढ़ना आईएफआरएस फाउंडेशन के ट्रस्टीज वगैरह के बारे में। मतलब ग्लोबली ऐसा मान के चलिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं कैसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करवाने का, इन सिंपल टर्म्स। ऑब्वियसली आईएफएसी आता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, उसमें अलग अलग बोर्ड आते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, अश्योरेंस बोर्ड, ऐसे अलग अलग बोर्ड। फिर एक आता है आईएफआरएस बोर्ड। आईएफआरएस टेक्स केयर ऑफ ऑल योर अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी आईएफआरएस बोर्ड ने गाइडेंस बनाने शुरू किए, उन्होंने गाइडेंस स्टैंडर्ड्स बनाने शुरू किए कि कैसे आप लोग इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सो दिस इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईएफआरएस फ्रॉम 2021। देखो, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जिनके ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज रहेंगे, जिनको हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंसी वगैरह लगेगा, सबको ईएसजी मैटर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, ये सब देखते हुए एक नया स्टैंडर्ड्स बोर्ड बनाया। देखो, आईएफआरएस फाउंडेशन ने क्रिएट किया अ न्यू स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड, इसका नया नाम है आईएसएसबी, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ताकि ये ग्लोबल डिमांड को मीट कर पाएंगे, ग्लोबली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग शुरुआत किया जाएगा। फिर सर एक टास्क फोर्स बनाया गया, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। जनरली ये एप्लीकेबल है बैंक्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, जो हाईली पब्लिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, उनके लिए क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स देने और कंपलसरी बना दिए। फिर सेपरेट क्लाइमेट डिस्क्लोजर का भी स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जिस्ट करता है। फिर वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन है, मतलब ऐसे दुनिया भर के अलग अलग जो फाउंडेशंस है वो सब इन्होंने लिख करके रेफरेंस के दे दिए। दीज आर ऑल ग्लोबल इन नेचर। ऑब्वियसली फॉर इंडिया व्हाट वी हैव इज सिंपल, सेबी ने बोला है एनुअल रिपोर्ट के साथ में हमको बीआरएसआर चाहिए अलग से। बीआरएसआर 9 के 9 प्रिंसिपल को फोकस करेगा। 9 प्रिंसिपल क्या हमने आपको बताया है, बराबर है, नेशनल बेसिकली गाइडेंस ऑन हाउ रेस्पॉन्सिबली बिजनेस शुड बी कंडक्टेड, उसके ऊपर 9 प्रिंसिपल्स बना के दिए। तो हमको 3 सेक्शंस में रिपोर्ट करके दे दीजिए। ऑब्वियसली 9 के 9 प्रिंसिपल बनाते वक्त यूएन के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उन्हें हमने कंसीडर किया है। तो ये सेबी का रिक्वायरमेंट हो गया। फिर जब हम चाहते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम कर रहे हो, जब आप एनुअल रिपोर्ट्स बनाओ उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करो, तो ये जो 6 प्रिंसिपल ग्लोबल है ये आपने 6 के 6 प्रिंसिपल भी फॉलो करने चाहिए। कौन से 6 प्रिंसिपल? ये वाले, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, नेचुरल, ह्यूमन एंड सोशल एंड इंटेलेक्चुअल, इनको भी आपने कंसिडर करना चाहिए अपने एनुअल रिपोर्ट्स को बनाते वक्त। इस तरीके से आज की तारीख में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है। ईएसजी ऑडिट आज की तारीख में जो होता है इन 6 प्रिंसिपल्स का होता है कि भाई ये सब के हिसाब से आपने बराबर से रिपोर्ट दिया है कि नहीं दिया है। देखिए रिपोर्ट के अंदर पहले ये 6 प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे प्रिंसिपल खत्म होते हैं, जैसे होता है ना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हुआ, आपका रिपोर्ट आ गया, वैसे ये सारे प्रिंसिपल्स है, इनके ऊपर रिपोर्ट कहलाता है इंडिपेंडेंट अश्योरेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर, जो आपने यहां पर दिया है इनके अंदर। ये तरीके से रिपोर्ट आज की तारीख में चलता है। ये बीआरएसआर एक सेपरेट रिपोर्ट है ऑल टुगेदर जो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी। समझा क्या? सामने ये रिपोर्ट अलग रहता है, वो एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है। दिस इज पार्ट ऑफ माय एनुअल रिपोर्ट, दिस इज इंडेक्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट। पर उधर ही लिंक मिलेगा मेरे को बीआरएसआर का। देखो
our reporting, our annual report brings together financial, non-financial and sustainability performance. इसमें आपको मेरा integrated annual report मिलेगा, BRSR सेपरेटली मिलेगा, BRSR सेपरेट नहीं मिलेगा, CSR रिपोर्ट अलग से मिलेगा, ये पैकेज है, सब कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा. बट एक्चुअली एनुअल रिपोर्ट ये है, दिस इज द एनुअल रिपोर्ट. इसीलिए वो जब लिंक पे क्लिक करते हो आपको सेपरेट जगह लेके जाता है. दिस टेक्स यू समवेयर एल्स. चलो थोड़ा एग्जाम के मोड देखो, वापस भूलना मत, ये तो डिस्कशन हो गया, 4 मार्क का वेटेज है, अपने को एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने का है, समझ रहे हो. चलो ये नया इंडस्ट्री है, सब कुछ नया है, तो एक बार डिस्कशन करने में मजा आता है. दैट इज व्हाई वी एंडेड अप स्पेंडिंग 3 आवर्स. अदरवाइज 1 घंटे का काम था. 9 प्रिंसिपल, ये 6 प्रिंसिपल, 17 गोल्स, काम खत्म. रोल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसमें 701, 706, 720 का रेफरेंस, काम खत्म. एक नया स्टैंडर्ड SSAE जो एक जमाने में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कॉपी किया है, दैट इज ISAE. अभी तक ISAE फॉलो करते हैं, इस साल फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स SSAE फॉलो करना शुरू कर. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन निकालना है, बहुत ईजी है. लेट मी हेल्प यू विद द क्वेश्चंस. सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी के क्वेश्चंस बोलता हूं आपको मैं. मॉड्यूल नंबर 3 फ्रॉम द स्टार्ट आई विल गो. MCQ, आई बिलीव ये जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 के 17 आपने बार बार रीड करके जाने चाहिए, लास्ट डे फिर से रीड करके जाने चाहिए. यू शुड नो दैट. इसके बाद सीधा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, उसके 6 प्रिंसिपल्स, 6 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. ये 6 C's बोलते हैं क्योंकि सारी सारी कैपिटल है. फाइनेंस कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, दे कॉल दिस एज डिफरेंट कैपिटल्स ऑफ अ बिजनेस आइडियली. जो 6 कैपिटल्स हो गए आपके. इसके बाद सीधा एवोल्यूशन ऑफ ESG इन इंडिया, उसमें 2019 BRR became mandatory for top 1000 listed companies. For top 1000 listed companies, and now we have a separate report called as BRSR, that is called as Business Responsibility and Sustainability Reporting. BRSR क्या होता है, उसमें 9 प्रिंसिपल्स क्या है एंड उसके 3 सेक्शंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो BRSR के 3 सेक्शन अगले पेज पे मिलेंगे. 18.13 वेरी इंपॉर्टेंट, 3 सेक्शंस एंड उसके 9 प्रिंसिपल्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं. इसके बाद अश्योरेंस इन BRSR, इसमें पेज नंबर 18.19 पे आ जाओ. 18.19 इसमें एक सेपरेट स्टैंडर्ड बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज SSAE. नंबर 4 कब से एप्लीकेबल है, नंबर 7, एंड किस किस के लिए बनाया, नंबर 6. 4, 6, 7. इसके बाद में लास्ट रोल ऑफ ऑडिटर, that is the financial statement auditor regarding climate related risk. ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है. दिस कैन बी अ गुड 4 और 5 मार्क क्वेश्चन. आपने जब खुद से प्रिपरेशन करना है, सीधा एक क्वेश्चन ही देखने का है, पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. कोई फायदा नहीं है ना, रीड करके क्या करोगे, अल्टीमेटली कुछ अचीव होने वाला नहीं है. एक क्वेश्चन आएगा 4-5 मार्क के लिए, प्रिपरेशन उसके हिसाब से होना चाहिए. अभी गुड. दिस वाज आवर डिस्कशन ऑन चैप्टर नंबर 18